हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे क्लास 9th के इंग्लिश के पेपर के बारे में। हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2023-24 जो कि आपके दिसंबर में होने वाला एग्ज़ाम है उसके बारे में। ये आपके मॉडल पेपर है। कहने का मतलब आपका जो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन पेपर आएगा बिल्कुल हूबहू ऐसा ही आएगा, जिसमें आपके 4 सेक्शन होंगे A B C D। ठीक है, चारों सेक्शन में किस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे वो सारा हम इसमें डिस्कस करेंगे और बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है ये, क्योंकि इसी टाइप का आपको पेपर मिलेगा। टोटल मार्क्स होंगे आपके 70, टाइम मिलेगा आपको 3.25 घंटे। इस बार आप जानते हैं कि आपके 9th में जो आपका सिलेबस है वो कम किया गया है सभी सब्जेक्ट का। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं कि मैथ्स में कौन कौन से क्वेश्चन कट हुए हैं, कौन कौन से एक्सरसाइज प्रश्नावलियाँ कट हुई है, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश सब में क्या क्या कटा वो भी देख सकते हैं। और आपके इंग्लिश का जो पेपर है उसमें आपके एक नया टॉपिक ऐड हुआ है ग्रामर का, ठीक है ना, और एक पुराना हटा दिया। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये जो टॉपिक था ये इस साल आपके नहीं आने वाला है। इसकी जगह रिलेटिव प्रोनाउन आएगा। क्या आएगा? रिलेटिव प्रोनाउन। उसके क्वेश्चन किस प्रकार के आएंगे वो इस पेपर में शामिल है, और नए पैटर्न के आधार पे जो पेपर आपका बनता है बिल्कुल वैसा ये पेपर है, जो कि आपकी बहुत हेल्प करेगा। ठीक है ना, ये पेपर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और बाकी सब्जेक्ट के पेपर भी आपको जल्दी ही सभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या आपको इस आई बटन पे क्लिक करते भी मिल जाएंगे। ठीक है ना, सारे पेपर आपको यहाँ पे हाफ ईयर लेके मिलेंगे। ठीक है, जिला समान परीक्षा योजना के तहत एग्जाम होने वाला है, इसलिए पेपर को आप अच्छे ढंग से ज़रूर देख लीजिएगा। सेक्शन ए को हम सॉल्व करते हैं किस प्रकार का, देखिए, जिसमें आपको अनसीन पैसेज आएगा। सेक्शन ए होगा, इसमें आपको 7+7 रहेगा। कहने का मतलब 2 अनसीन पैसेज आएंगे। अनसीन का मतलब क्या होता है? अनसीन यानी ऐसे पैसेज जो आपकी दोनों बुक्स में से नहीं है, मोमेंट्स और बिहाइव दोनों में से नहीं आएंगे। ठीक है ना, ये 14 मार्क्स होंगे, जो कि आपको किस प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे पैसेज, थोड़ा फटाफट ही पढ़ेंगे ताकि आप इसके मीनिंग को समझें, और क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे लिखेंगे वो भी देखिएगा। पूरा पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन आपको मिलेगा। चलिए देखते हैं। पंक्चुअलिटी इज अ नेसेसरी हैबिट इन ऑल पब्लिक अफेयर्स ऑफ सिविलाइज्ड सोसाइटी। सिविलाइज्ड इन होता है सभ्य, सभ्य समाज में पंक्चुअलिटी जो होती है एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदत होती है। ठीक है ना, पब्लिक अफेयर्स मतलब जहाँ भी आप लोगों के बीच उठते बैठते हैं वहाँ पे समय का पाबंद होना बहुत ही ज़रूरी है। विदाउट इट नथिंग कुड बी एवर बी ब्रॉट टू अ कंक्लूजन। इसके बिना कुछ भी संभव नहीं है, मतलब निर्णय पर हम नहीं पहुंच सकते। एवरी वन वुड बी, एवरीथिंग वुड बी इन स्टेट ऑफ केओस। अगर पंचुअलिटी नहीं हो तो सब कुछ केओस रहता है। केओस मतलब भगदड़ रहती है या अस्त व्यस्त रहता है। ओनली इन अ स्पार्सली पॉपुलेटेड रूरल कम्युनिटी इज इट पॉसिबल टू डिसरिगार्ड इट। डिसरिगार्ड का मतलब हुआ कि इसको अगर कुछ स्पार्सली यानी जहाँ पे पॉपुलेशन कम हो, लोग कम हो, रूरल एरिया हो, वहाँ पे कम्युनिटी जो होती है, रूरल ग्रामीण जो लोग होते हैं वो इसको डिसरिगार्ड कर सकते हैं, यानी अगर पंचुअलिटी को फॉलो नहीं करे तो चल सकता है। लेकिन हम जानते हैं कि पंचुअलिटी हर जगह ज़रूरी है। ठीक है, in ordinary living, there can be some tolerance of unpunctuality. Unpunctuality, the intellectual, जो intellectual होते हैं, who is working on some difficult problem, has everything coordinate and organized for the matter in hand. He is therefore forgiven if late for द डिनर पार्टी। कुछ इंटेलेक्चुअल जो किसी विशेष काम में लगे होते हैं, वो अपना समय और हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करते हुए चलते हैं, उनके लिए अगर वो थोड़ा लेट हो जाए तो उनके लिए कुछ माफ़ किया जा सकता है, उनको बर्दाश्त किया जा सकता है। बट पीपल आर ऑफन रिप्रोच्ड फॉर अनपंक्चुअलिटी। लेकिन जो लोग अनपंक्चुअल होते हैं उनको हमेशा रिप्रोच किया जाता है या उनकी निंदा की जाती है, उनको डांटा जाता है। व्हेन देयर ओनली फॉल्ट इज कटिंग things fine, it is hard for energetic quick minded people to waste time, so they are often tempted to finish a job therefore setting out to keep an appointment। और जो व्यक्ति एनर्जेटिक क्विक माइंडेड होते हैं वो हमेशा अपने कार्य को टेम्प्ट मतलब होता है प्रेरित रहते हैं, लालायित रहते हैं अपने काम को फिनिश करने के प्रति। इफ़ नो एक्सीडेंट्स अकर ऑन द वे, यदि रास्ते में कोई एक्सीडेंट नहीं हो, लाइक पंचर टायर्स, जैसे कोई टायर पंचर हो गया गाड़ी का, डाइवर्जन ऑफ ट्रैफिक, अगर ट्रैफिक का डाइवर्जन नहीं हुआ हो, सडन डिसेंट ऑफ फॉग या कोहरा धुंध नहीं आया हो, दे विल बी ऑन टाइम। तो लोग हमेशा टाइम पे होते हैं जो पंचुअल होते हैं वो।
दे आर ऑफन मोर इंडस्ट्रियस यूजफुल सिटीजन, इंडस्ट्रियस मतलब बहुत ही ज़्यादा मेहनती सिटीजन होते हैं वो, देन दोज हु आर नेवर लेट, कौन, जो कभी लेट नहीं होते। टू ओवर पंचुअल कैन एज मच बी अ ट्रायल टू अदर एज द अनपंचुअल, द गेस्ट हु अराइव्स हाफ एन आवर एगो, जो गेस्ट हाफ एन आवर एगो पहले पहुंच जाते हैं, इज़ द ग्रेटेस्ट न्यूसेंस, वो सबसे बड़ी न्यूसेंस का मतलब समस्या होती है, ठीक है ना। सम फ्रेंड्स ऑफ माई फैमिली हैड दिस इरिटेटिंग हैबिट, ये जो राइटर है इसके वो कहते हैं कि कुछ मेरे मित्र भी हैं ऐसे जो कि इरिटेटिंग ऐसी हैबिट को रखते हैं, क्या करते हैं वो समय से आधा घंटा पहले आ जाते हैं, एंड द ओनली थिंग टू डू वॉज टू आस्क देम टू कम हाफ एन आवर लेट देन द अदर गेस्ट, उनको या तो आधा घंटा, जो गेस्टों को टाइम दे रखा होता है जल्दी आने वाले होते हैं उनको आधा घंटा लेट ही बताएं, ठीक है ना, ताकि वो सही समय पर आ जाएं, क्योंकि हमें पता है वो जल्दी आने वाले हैं, तो जल्दी आते हैं तो उनको लेट ही बताएंगे ताकि वो सही समय पर पहुंच जाए। देन दे अराइव्ड जस्ट व्हेन वी वांटेड देम, तो वो सही समय पर पहुंचेंगे जब हम उनको बुलाना चाहते हैं। इफ़ यू आर कैचिंग अ ट्रेन इट इज़ ऑलवेज बेटर टू बी कंफर्टेबली अर्ली देन इवन अ फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स टू लेट, तो आपको हमेशा ट्रेन का वेट करने के लिए पहले ही चला जाना चाहिए। ऑल दो बींग अर्ली may mean wasting a little time, this will be less than if you miss the train, have to wait an hour or so for the next one, और अगर आप थोड़ा सा भी लेट हो जाते हैं तो हो सकता है आपको ज़्यादा वेट करना पड़े, घंटे पर वेट करना पड़े, या हो सकता है कि कुछ ज़्यादा भी वेट करना पड़े। तो ये पंचुअलिटी के बारे में। अब इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप से मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, हु कैन डिसरिगार्ड पंचुअलिटी, पंचुअलिटी को कौन डिसरिगार्ड कर सकता है, मतलब पंचुअलिटी को कौन फॉलो नहीं करे तो चल सकता है काम। तो हमने अभी ऊपर पढ़ा, कहाँ पे, यहाँ पे क्या पढ़ा था कि ये रहा, ओनली अ, यहाँ से जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ओनली इन अ स्पार्सली पॉपुलेटेड रूरल कम्युनिटी इज इट पॉसिबल टू डिसरिगार्ड इट, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What sort of guests are forgiven for unpunctuality, कौन से मेहमान होते हैं उनको अनपंचुअलिटी के लिए क्षमा किया जा सकता है। तो किसको क्षमा किया जा सकता है, हमने अभी ऊपर पढ़ा, किसको, देखिए, द इंटेलेक्चुअल हु इज वर्किंग प्रॉब्लम हैज एवरीथिंग कोऑर्डिनेट एंड ऑर्गेनाइज्ड फॉर द मैटर इन हैंड, उनको क्षमा कर सकते हैं, वी कैन, उनको क्या कर सकते हैं, हम क्षमा कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हु आर रिप्रोच्ड, मतलब किसकी निंदा की जाती है, तो किसकी निंदा करते हैं, तो आंसर हमने अभी पढ़ा था यहाँ पे, कहाँ गया, हु रिप्रोच्ड द इंटेलेक्चुअल, यहाँ पे नहीं, लाइन ढूंढिए जहाँ पे बोला था ना, हाँ ये रहा, बट पीपल आर ऑफन रिप्रोच्ड फॉर अनपंचुअलिटी, जो लोग अनपंचुअलिटी मतलब समय के पाबंद नहीं होते हैं उनको हमेशा रिप्रोच्ड किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, वॉट इज़ हार्ड फॉर एनर्जेटिक पीपल, जो एनर्जेटिक पीपल होते हैं उनके लिए क्या हार्ड होता है, ठीक है ना। तो एनर्जेटिक पीपल के बारे में भी हमने पढ़ा था, कहाँ, ये रहा, इट इज़ हार्ड फॉर एनर्जेटिक एंड क्विक माइंडेड पीपल टू वेस्ट टाइम, टाइम वेस्ट करना उनके लिए बहुत ही मुश्किल होता है, वो टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करते हैं। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ, इन विच सिचुएशन अ पंचुअल मैन मे नॉट बी पंचुअल, कौन सी सिचुएशन हो जाती है तब पंचुअल व्यक्ति भी पंचुअल नहीं रह पाता, तो इसका आंसर ये रहा, एफ, ये नो हटा देते हैं इसके आंसर से, ठीक है ना। तो क्या यूज़ करेंगे हम बोलेंगे इफ एक्सीडेंट्स अकर ऑन द वे लाइक पंचर टायर, डाइवर्जन ऑफ ट्रैफिक, सडन डिसेंट ऑफ फॉग, तब क्या लिखेंगे, डिसेंट ऑफ फॉग, अ पंचुअल पर्सन मे बी लेट, ठीक है ना, यहाँ पे पढ़ा है ना, मे नॉट बी लेट है ना, तो यहाँ पे बोल देते हैं कि कौन सी कंडीशन में होगा, तो हम लिख देंगे इफ एक्सीडेंट ऑकर्स ऑन द वे लाइक पंचर टायर्स, डाइवर्जन ऑफ ट्रैफिक एंड सडन डिसेंट, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, फाइंड वर्ड्स इन द पैसेज विच कन्वे द सिमिलर मीनिंग टू द फॉलोइंग, जिसका सिमिलर मीनिंग निकले, तो यहाँ पे लिखा है हमने कल्चर्ड, कल्चर्ड का मतलब क्या होता है, मतलब जो कल्चर अपने फॉलो करे, कल्चर के हिसाब से रहे, मतलब सभ्य,
तो इसके लिए वर्ड हमने ऊपर शुरू पहली लाइन में पढ़ा था क्या, सिविलाइज्ड। क्या बोलेंगे हम, सिविलाइज्ड। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन जो लास्ट है इसका, ये 1 मार्क्स क्वेश्चन है। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, क्या, क्योंकि यहाँ से आपकी वोकैब चेक होती है, वोकेबलरी आपकी कैसी होती है वो चेक होती है। फाइंड द वर्ड इन द पैसेज विच कन्वे द अपोजिट मीनिंग टू द फॉलोइंग। कहने का मतलब अपोजिट मीनिंग ढूंढना है। ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल का मतलब होता है बाधा, समस्या, दिक्कत, ठीक है। अगर इसका सिनोनिम बोलते हैं ना तो हम क्या लिख देते हैं, न्यूसेंस। ये न्यूसेंस हो जाता है सिनोनिम, मतलब इसके सेम मीनिंग दोनों का। लेकिन इसका जो सेम अपोजिट मीनिंग होगा ना वो हम बोलेंगे कंफर्टेबल। क्या बोलेंगे, कंफर्टेबल। मतलब ऑब्स्टेकल बाधा, समस्या, कंफर्टेबल मतलब एकदम आराम से, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, कंफर्टेबल हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पैसेज के ऊपर, ठीक है। देखते हैं, रास बिहारी बोस वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर फ्रॉम बंगाल। ही वॉज ए क्लर्क इन द फॉरेस्ट रिसर्च डिपार्टमेंट देहरादून, ठीक है ना। रास बिहारी बोस जो कि अपने क्या थे, एक ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर से फ्रॉम बंगाल, बंगाल से, और वो क्लर्क थे फॉरेस्ट रिसर्च डिपार्टमेंट देहरादून में। ही जॉइंड द फोरफ्रंट ऑफ द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट इन 1911, ठीक है। 1911 में उन्होंने फ्रीडम मूवमेंट है, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट ज्वाइन कर लिया था। ही वॉज प्रिपेयर्ड टू टेक एनी रिस्क फॉर द फ्रीडम ऑफ द मदरलैंड। वो मातृभूमि के लिए कोई भी रिस्क लेने को तैयार रहते थे। टू हिम इंडियाज इंडिपेंडेंस वॉज असेंशियल बिकॉज इट वॉज नेसेसरी फॉर द रीजनरेशन ऑफ द होल वर्ल्ड। वो मानते थे कि इंडिया है उसकी इंडिपेंडेंस असेंशियल है, ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, रीजनरेशन ऑफ द होल वर्ल्ड, एक इस पूरी दुनिया को रीजनरेशन करने के लिए, रीजनरेट करने के लिए, पुनः स्थापित करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी, ठीक है ना। He was responsible for the introduction of the revolutionary movement from Bengal to North India। और इन्होंने ही जो रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट शुरू किया था कहाँ से, बंगाल टू नॉर्दर्न इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया में शुरू किया था। ही वॉज स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ ओपन रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। वो चाहते थे ओपन रिवोल्ट करते थे, खुला चैलेंज देते थे अंग्रेजों को। ही वॉज चार्ज्ड इन इंडिया विद अ केस ऑफ conspiracy, a reward was declared for his arrest। वो कॉन्स्पायरेसी, इन पे षड्यंत्र का आरोप लगा और उनको इनाम ये मिला कि उनको अरेस्ट कर लिया गया। ही देयरफॉर लेफ्ट इंडिया, फिर उन्होंने भारत छोड़ दिया। रीच्ड सिंगापुर चले गए, फ्रॉम वेयर ही हेडेड टू टोक्यो टू मोबिलाइज सपोर्ट फॉर द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। लेकिन इन्होंने काम अपना नहीं रोका, वहाँ जाके भी वापस काम शुरू कर दिया। ही डिलीवर्ड अ फियरियस स्पीच इन टोक्यो अगेंस्ट ब्रिटिश। उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ टोक्यो में एक भयंकर स्पीच दे दी उनके खिलाफ। द जापानीज गवर्नमेंट पास्ड एन एक्स्ट्राडिक्शन ऑर्डर in which later on become ineffective as he could not be traced। उनके वो खिलाफ आदेश जारी कर दिया लेकिन वो पकड़े नहीं गए। later on he became out of concealment he got married to Tokis, a Japanese citizen। फिर उन्होंने वहाँ पे एक लड़के से शादी कर ली। in Japan he founded the Indian Independence League। उन्होंने जापान के अंदर फाउंडेड यानी स्थापना की किसकी, द इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। ही arranged for the safe passage of Subhash Chandra Bose to Singapore with the help of Japanese government। जापानीज गवर्नमेंट के साथ मिलकर सुभाष चंद्र बोस के लिए उन्होंने सिंगापुर का रास्ता दिया। ड्यू टू हिज declining death he handed over all responsibilities of his organization to सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने अपनी सारी जिम्मेदारियां थी वो किसको दे दी, सुभाष चंद्र बोस को दे दी। he died in 1945 but his strong devotion and love for the motherland has made him an immortal figure in the history of the Indian freedom struggle। लेकिन रास बिहारी बोस का जो ये मातृभूमि के प्रति जो समर्पण और प्यार था उसने उनको मातृभूमि के लिए एक फ्रीडम फाइटर, अमरणशील, मतलब जिसको हम कभी भूल नहीं सकते, ऐसे फ्रीडम फाइटर थे वो रास बिहारी बोस। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन देखते हैं, हु वॉज रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस कौन थे, तो क्या लिखेंगे, सबसे पहली लाइन आई है कि कौन थे वो, ही वॉज अ क्लर्क इन द फॉरेस्ट रिसर्च डिपार्टमेंट देहरादून। पहले का आंसर हो गया। अगला देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज रास बिहारी बोस पोस्टेड, तो ही वॉज पोस्टेड इन देहरादून। कहाँ पे थे उनकी पोस्टिंग, देहरादून में। आप ये सीधा भी लिख सकते हैं देहरादून, ठीक है ना। वाई डिड ही लीव इंडिया, इन्होंने इंडिया क्यों छोड़ा था, तो यहाँ पे पढ़ा हमने ऊपर इंडिया क्यों छोड़ा था,
यहाँ ढूंढिए कि उन्होंने इंडिया छोड़ा था रिस्पॉन्सिबली, और इसमें ढूंढते हैं, ठीक है ना। ही वॉज चार्ज्ड, ये रहा, ठीक है ना। ही वॉज चार्ज्ड इन इंडिया विद द केस ऑफ कॉन्स्पायरेसी, ठीक है ना। उनको कॉन्स्पायरेसी, षड्यंत्र का जिम्मेदार घोषित कर दिया गया, इसलिए क्या किया, अ रिवॉर्ड वॉज डिक्लेयर्ड फॉर हिज अरेस्ट, उनको अरेस्ट करने का आदेश जारी हो गया, इसलिए उन्होंने इंडिया छोड़ दिया था, सिंगापुर वो चले गए थे, ठीक है ना। अगला देखते हैं, वॉट इम्पोर्टेंट वर्क डिड ही डू फॉर द रिवोल्यूशनरी मूवमेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने रिवोल्यूशनरी मूवमेंट इंडिया के लिए क्या किया था विशेष कार्य। तो देखिए हमने यहाँ पढ़ा है, ठीक है, आते हैं ऊपर, रिवोल्यूशनरी मूवमेंट, हाँ इन्होंने क्या किया, ही रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ रिवोल्यूशनरी मूवमेंट फ्रॉम बंगाल टू नॉर्दर्न इंडिया, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। इसका आंसर यहाँ से ही से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, ये इसका आंसर हो जाएगा, 1 मार्क्स आपको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट हेल्प डिड ही प्रोवाइड टू सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस की इन्होंने क्या हेल्प की थी। तो हम बोलेंगे सुभाष चंद्र बोस के लिए उन्होंने क्या किया था। तो ऊपर चलते हैं पैसेज में, जहाँ सुभाष चंद्र बोस की इन्होंने हेल्प की थी, ये रहा, ही अरेंज्ड फॉर द सेफ पैसेज ऑफ सुभाष चंद्र बोस टू सिंगापुर विद द हेल्प ऑफ जापानीज गवर्नमेंट, ये इसका आंसर हो जाएगा। आंसर ढूंढना बड़ा आसान है, बस आप कुछ पैसेज ऐसे सॉल्व करेंगे तो आपको दिक्कत फिर नहीं आएगी। अगला देखते हैं, चूज द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज अपोजिट टू डिपेंडेंस, डिपेंडेंस का अपोजिट क्या होगा। तो ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना, डिपेंडेंस का होता है इंडिपेंडेंस, ठीक है ना, ये मिल गया। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स, मतलब सेम मीनिंग वाले। नेसेसरी, नेसेसरी के लिए एक वर्ड हमने पढ़ा था अभी, ठीक है ना, नेसेसरी का हो जाएगा, इसमें ढूंढते हैं, नेसेसरी का हम कह सकते हैं असेंशियल, ठीक है ना, ये पढ़ा असेंशियल, असेंशियल यानी भी आवश्यक होता है और नेसेसरी भी यानी जरूरी आवश्यक होता है, ठीक है ना। और इसका लास्ट क्वेश्चन है कि एस्टेब्लिश्ड, इसका सिनोनिम, तो इसका हमने अभी किया था, ठीक है ना, फाउंडेड बोला था हमने कहीं पे, ठीक है ना, याद हो तो, फाउंडेड, ठीक है, तो वो हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे है अपने फाउंडेड, ये पढ़ा, मिल गया, ठीक है ना, फाउंडेड, ठीक है, ये हो गया इसका सिनोनिम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आता है सेक्शन बी, बड़ा इंपॉर्टेंट है सेक्शन बी, ध्यान से समझिएगा। इमेजिन दैट यू आर रजत फ्रॉम भरतपुर, राइट अ लेटर टू योर सिस्टर अबाउट द एनुअल फंक्शन ऑफ योर स्कूल हेल्ड लास्ट वीक। आप अपने आप को रजत मानिए भरतपुर के, फिर अपनी बहन को एक एनुअल फंक्शन के ऊपर एक लेटर लिखिए, ठीक है ना। आपको ये पॉइंट्स इस्तेमाल करने हैं, क्या कि प्रिपरेशन फॉर द एनुअल फंक्शन, क्या प्रिपरेशन हुई, द इवेंट एंड कल्चर एक्टिविटीज़ क्या हुई थी, एनुअल फंक्शन वॉज ए ग्रेट सक्सेस, इसमें क्या क्या हुआ था, कैसा सक्सेसफुल रहा कि नहीं रहा, द चीफ गेस्ट कौन थे जिन्होंने प्राइज़ दिए, व्हाट पार्ट डिड यू टेक, और आपने क्या हिस्सा लिया। ये सारे पॉइंट्स इसमें बताते हुए लिखने हैं। अब एक बात ध्यान से सुनिएगा, आपके एक तो लेटर आएगा, ठीक है ना, और लेटर के बाद आपके क्या रहेगा, ईमेल, या तो लेटर करना होगा या आपको ईमेल करना होगा। आपके लिए जितने भी इम्पोर्टेंट लेटर्स और ईमेल्स हैं वो सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है ना, तो आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। जैसे यू आर नमन, राइट एन ईमेल टू द एडिटर ऑफ मैगजीन, एक्सप्रेस योर व्यूज़ ऑन द रोड एक्सीडेंट कॉज्ड बाय फास्ट स्पीड से जो रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं, आपको एडिटर को ये लिखना है, ठीक है ना। तो ईमेल जितने भी इंपॉर्टेंट है ये सारे ईमेल आपको एक वीडियो में मिल जाएंगे, जिसमें आपको ईमेल हो गया, नेक्स्ट में आपका जो ये 5 नंबर का ईमेल आएगा आपके हाफिले में नोट कर लीजिएगा, और उसके बाद में आपके ये रहेगा इंपॉर्टेंस, मतलब एक पैराग्राफ लिखना होगा, ठीक है। पैराग्राफ आपको 2 मिलेंगे, दोनों में से कोई एक आपको करना होगा, ये भी 5 नंबर का रहेगा। और ऊपर वाले सेक्शन में क्या था कि आपको या तो एक लिखना है आपको लेटर या लिखना है ईमेल, ये भी 5 मार्क्स का होगा, 5 में से आपको जो चाहे वो करो। तो जितने भी ईमेल है आपके, इम्पोर्टेंट लेटर है, फिर आपके जो इम्पोर्टेंट पैसेज है जो आपको लिखने को आएगा, वो भी आपको वीडियो मिल जाएगा। और उसके बाद में जो क्वेश्चन रहेगा अपना वो ये रहेगा कि या तो आप क्या करिए कि 50 to 70 वर्ड्स में ना एक लिख दीजिए डायलॉग राइटिंग, ठीक है ना,
या फिर आपको एक आउटलाइन दे देंगे, उसमें स्टोरी लिखनी है विद मोरल, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप है ना एक डायलॉग राइटिंग कर सकते हैं। डायलॉग राइटिंग जैसे मान लीजिए कोई लड़का, उसका नाम है प्रेम, ठीक है। प्रेम ने बोला अपने दोस्त को हाउ आर यू, हेलो डियर हाउ आर यू, ठीक है ना, बोला हाउ आर यू। तो उसका दोस्त है, उसका नाम है मान लीजिए संदीप, ठीक है ना, संदीप। तो संदीप कहेगा आई एम फाइन। इस प्रकार से डायलॉग राइटिंग, तो जो इंपॉर्टेंट डायलॉग राइटिंग है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, कोई दिक्कत आपको रहने वाली नहीं है, ठीक है ना। फिर स्टोरी जो इंपॉर्टेंट है आपके, जैसे इसमें कैप सेलर वाली दे रखी है, ठीक है ना, तो जो इंपॉर्टेंट है स्टोरियों का भी आपको वीडियो मिल जाएगा, तो दिक्कत आनी है नहीं। फिर आएगा आपके सेक्शन सी। तो सी सेक्शन को ध्यान से समझिए, क्योंकि ये ग्रामर का पोर्शन है। ग्रामर के टॉपिक आपके वीडियो अपलोड किए हुए हैं और नई वीडियोज भी आपको सारे मिल जाएंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए, इसमें आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरना है, यानी टेंस भरना है, ठीक है। तो टेंस के कीवर्ड्स आपको याद रखने हैं, जैसे वी डैश विन द मैच यस्टरडे। यस्टरडे आते ही आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी, कुछ भी नहीं देखना, ना टेंस का नाम देखना, कुछ भी नहीं देखना, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो आपने कहा यहाँ विन लिखा हुआ, विन के सेकंड फॉर्म होते हैं वन, WON। इसको वन न पढ़ते हैं, न की वॉन, इसको वॉन नहीं पढ़ते हैं, ध्यान रखना, वॉन नहीं होता, ये वॉन गलत है, वन पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा WON वन, ठीक है। वी वन द मैच यस्टरडे, क्यों, क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस है। अगला देखिए, राज एंड हर्ष फॉर 2 आवर्स। जब भी देखिए फोर और सिंस का यूज हो, फोर और सिंस और उसके बाद में टाइम आए, जैसे फॉर 2 आवर्स आया, तो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस भरना है आपको। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या होता है, राज और हर्ष 2 लोग हैं तो हैव, ठीक है, बीन, हैव बीन, और फिर क्या है, रीड है ना, रीडिंग, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, ठीक है ना। टेंसेस के रूल्स जो होते हैं शॉर्ट में डाले हुए हैं, उसके लिए एक और नया वीडियो भी डाल देंगे आपके लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। दिस साइकिल डैश अलोंग दिस स्ट्रीट एवरी डे। एवरी डे आया, एवरी डे आता है प्रेजेंट सिंपल टेंस में, जहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। दिस साइकिल, ये साइकिल है, मतलब सिंगुलर है, तो रन, रन प्लूरल है, तो आप लिखोगे RUNS, रन्स, ठीक है ना। दिस साइकिल रन्स अलोंग दिस स्ट्रीट एवरी डे। अगला देखते हैं, वी डैश द हवा महल नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ आता है फ्यूचर सिंपल टेंस में, जहाँ पे शैल विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो वी है, तो वी के साथ आप आई और वी के साथ आप शैल लगा सकते हो, लेकिन टेंस में विल सब जगह चलेगा। तो आई चाहे आप शैल लिखो, आई शैल, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सी, ठीक है, आई शैल सी या आई विल सी, ठीक है, दोनों ही करेक्ट होगा आपका, आई विल सी भी करेक्ट है, ठीक है ना। द पेशेंट डैश बिफोर द डॉक्टर केम। देखिए बिफोर और आफ्टर का एक कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर आफ्टर के, आफ्टर का मतलब क्या होता है, बाद में होता है, तो इसके बाद में हमेशा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा V3, और इससे पहले हमेशा V2 आएगा सेकेंड फॉर्म, ठीक है। लेकिन बिफोर में क्या होता है, बिफोर से पहले हैड थर्ड फॉर्म लगानी, और बाद में देखो सेकेंड फॉर्म आई हुई है, तो यहाँ पे भरेंगे हम हैड डाइड, डाइड, हैड डाइड। तो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अगला, ये आपके नया पोर्शन इस साल जोड़ा गया है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है ना। हाफ ईयरली में आपसे 3 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो देखिए किस प्रकार से आएगा, आई ऑलवेज लाइक पीपल, मैं हमेशा उन लोगों को पसंद करता हूँ, डैश स्पीक द ट्रुथ। तो वूम या हु, तो ध्यान दीजिएगा कि हु जो होता है ना, उसके बाद हमेशा वर्ब आती है। क्या आती है, वर्ब आती है, वर्ब यानी क्रिया। तो देखिए यहाँ स्पीक यानी बोलना क्रिया है, तो यहाँ पे हु इस्तेमाल करेंगे। हु का मतलब होता है जो। अब मतलब समझिएगा, आई ऑलवेज लाइक पीपल हु स्पीक द ट्रुथ, मुझे वो लोग हमेशा पसंद आते हैं जो क्या करते हैं, WHO, जो इन्हें बोलते हैं क्या, सत्य बोलते हैं। अगला देखिए, दिस इज द कार, ये वो कार है, रोहित बॉट यस्टरडे, जिसको रोहित ने कल खरीदा। तो वूम आता है पर्सन के लिए, किसी व्यक्ति के लिए, विच आएगा नॉन लिविंग थिंग के लिए। यहाँ कार है तो विच इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। दिस इज माई बेस्ट फ्रेंड, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। ड्रेस आई एम वियरिंग, आपको बोला है दैट और हुज। तो ध्यान रखिए ये जो ड्रेस है ना, ये पजेसिव शो कर रहा है, मतलब दिस इज माई फ्रेंड हुज, यहाँ आएगा WHOSE, हुज ड्रेस आई एम वियरिंग, जिसकी ड्रेस मैंने,
तो ड्रेस के लिए क्या आएगा, हुज ड्रेस, किसकी ड्रेस, ठीक है ना। तो पजेसिव केस है इसलिए हुज इस्तेमाल करेंगे, दैट ड्रेस नहीं करेंगे, ठीक है। अगला आते हैं, नेक्स्ट है जिसमें आपके प्रिपोजिशन, ठीक है ना, प्रिपोजिशन भी है और एक आपके ये जो डिटरमाइनर्स है वो भी है। तो डिटरमाइनर्स कैसे सॉल्व करोगे, डू यू रिमेंबर डैश ऑफ द क्वेश्चन आस्क्ड इन द इंटरव्यू। तो इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछा तुम्हें याद है, जब भी क्वेश्चन मार्क आए तो सेवरल नहीं, क्या लिखेंगे, एनी। तो यहाँ पे आएगा ANY, एनी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अक्षिता नोज वेरी अबाउट हिम। अक्षिता जानती है उसके बारे में, क्या, फ्यू या लिटिल। देखो जानना, जानने के बारे में लिखना है, तो जानना क्या काउंटेबल है अनकाउंटेबल, हमने कहा जानने को तो हम गिन नहीं सकते, और जिसको गिन सकते हैं उसके लिए फ्यू आता है, गिन नहीं सकते तो यहाँ पे फ्यू का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते, हम लिखेंगे लिटिल, ठीक है ना। क्या होगा, लिटिल। तो होगा अक्षिता नोज वेरी लिटिल अबाउट हिम, बहुत ही कम जानते उसके बारे में, ठीक है ना। और लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर, फ्यू काउंटेबल के लिए, लिटिल आता है अनकाउंटेबल के लिए, ठीक है ना, ध्यान रखना। प्रेमचंद रॉट नॉवेल्स, प्रेमचंद ने नॉवल लिखे हैं, पॉजिटिव सेंटेंस है। अगर नेगेटिव होता, क्वेश्चन मार्क होता तो एनी लिख देते हैं हम, लेकिन यहाँ पे क्या फिल करेंगे, मैनी। प्रेमचंद रॉट मैनी नॉवेल्स, ठीक है ना। अगला देखिए, डैश सिटीजन शुड वोट, सिटीजन को वोट करना चाहिए, किसको, एवरी सिटीजन या फ्यू सिटीजन। फ्यू क्यों करेंगे भाई, ना के बराबर, ठीक है ना, एवरी सिटीजन शुड वोट। वर्षा हैज़ नॉट बॉट, वर्षा ने नहीं खरीदा, नेगेटिव सेंटेंस हो रहा है, ठीक है ना। न्यू बुक्स रिसेंटली, तो सम का इस्तेमाल नहीं करेंगे, एनी का इस्तेमाल करेक्ट होगा अपने, ठीक है ना, एनी न्यू बुक्स रिसेंटली। अगला देखते हैं प्रीपोजिशन, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है ये, ठीक है ना। द लॉयन वॉज किल्ड, द हंटर अ स्वॉर्ड, मतलब मारा शिकारी ने, और हथियार जो इस्तेमाल हुआ वो स्वॉर्ड यानी तलवार थी। तो देखिए ये किल्ड, ये एक पैसिव का सेंटेंस है, जो ऑब्जेक्ट आता उससे पहले लगा दो बाय, ठीक है ना। तो द लॉयन वॉज किल्ड बाय द हंटर विद, यहाँ आएगा विद, ठीक है ना। किसी औजार के साथ कोई काम करते हैं तो हमेशा विद लगाते हैं, ठीक है ना। जैसे शी कट्स अ मैंगो विद नाइफ, वो मैंगो को काट रही है विद नाइफ, किसके, चाकू से। तो यहाँ पे औजार के साथ काम करते हैं तो विद का इस्तेमाल करना है। अगला देखिए, द क्लर्क डिवाइड्स हिज प्रॉपर्टी, क्लर्क ने अपनी डिवाइड कर दी प्रॉपर्टी, बांट दी, किस में बांट दी, 4 सन्स, मतलब 4 बेटों में, या फिर अमोंग या बिटवीन, इसमें से इस्तेमाल करना, ध्यान रखिए। बिटवीन सिर्फ 2 लोगों के लिए आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो 4 बेटे हैं तो यहाँ यूज करेंगे अमंग, क्या यूज करेंगे, अमंग, यहाँ पे हो जाएगा अमंग, ठीक है ना। अगला देखिए, माई अंकल एंड आंट हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस डैश। अब देखिए ये एग्जैक्ट टाइम आ गया, एग्जैक्ट टाइम के लिए यूज करते हैं हम, फोर नहीं करते, सिंस इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ आ जाएगा सिंस, ठीक है। दे विल रिटर्न डैश अ मंथ, तो इन अ मंथ, क्या प्रीपोजिशन आएगा, इन अ मंथ, मतलब टाइम ड्यूरेशन है, 1 महीने के अंदर वो लौट आएंगे। द रामायण इज लेइंग, जो रामायण है वो रखी हुई है, द टेबल, तो क्योंकि टेबल के ऊपर है, सरफेस टच होता है, तो ऑन द टेबल, क्या होगा, ऑन द टेबल, ठीक है। अब ये कंप्लीट हुआ सेक्शन सी। अब आता है सेक्शन डी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से आपका बुक का एक पैसेज आएगा, सीन पैसेज आएगा, और उनके आंसर आप कैसे देते हो, चलिए देखते हैं इसको। 7 नंबर का होगा, ठीक है ना, 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऑन संडेज आफ्टरनून ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव अ नाइस टॉक विद फादर एंड मदर। संडे की आफ्टरनून थी, दादी माँ ने उसको बोला ड्राइंग रूम में जाओ और मम्मी पापा से बातचीत करो। बट द लिटिल गर्ल वॉज ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेचिंग आउट ऑन द सोफा। लेकिन वो देखती कि माँ तो हमेशा अखबार पढ़ रही होती है उस समय, और पिताजी सोफे पे परसर कर सो रहे होते हैं। हिज हैंकरचिप ऑन हिज फेस, रुमाल उनके चेहरे पे होता है। हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, वो चुपचाप एक पैर तकिए पर रख के और आराम से सो रहे होते हैं। सी सॉट ऑन अ स्टूल, वो स्टूल के ऊपर बैठ गई। ग्रेवली वॉच्ड हिम अनटिल, ग्रेवली ने गंभीरता से अपने पिता को देख रही थी जब तक कि वो वोक जागे नहीं और स्ट्रेस नहीं किया उन्होंने। एंड आस्क्ड द टाइम द लुक्ड एट हर, डोंट स्ट्रेस हो केजिया, केजिया ऐसे मत घूरो। यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल, तुम एक भूरे उल्लू जैसी दिख रही हो, छोटे उल्लू जैसी दिख रही हो।
वन डे व्हेन शी वॉज केप्ट इंडोर विद अ कोल्ड, एक बार ठंड थी और जब वो अंदर घर में बैठी थी, हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट, उसकी दादी ने उसको बताया कि फादर्स बर्थडे, उसके पिताजी का बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक, अगले वीक था, एंड सजेस्टेड शी वुड मेक हिम अ पिन कुशन फॉर अ गिफ्ट आउट ऑफ अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, उसको बोला कि येलो सिल्क से अपने पिताजी के लिए एक पिन कुशन तकिया बना दे। ठीक है ना, ये यहाँ पैसेज खत्म हुआ। अब देखिएगा वॉट डिड ग्रैंड मदर से, दादी ने क्या कहा, तो दादी ने क्या कहा, दादी सेंट हर डाउन टू ड्राइंग रूम टू हैव अ नाइस टॉक विद फादर एंड मदर, ये दादी ने बोला, आंसर हो गया। अगला देखिए वॉट इज द नेम ऑफ लिटिल गर्ल, लिटिल गर्ल का नाम क्या है, तो द नेम ऑफ द लिटिल गर्ल इज केजिया, क्या नाम है, केजिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए वॉट डिड लिटिल गर्ल फाइंड ऑन संडे आफ्टरनून्स, संडे आफ्टरनून्स को उसको क्या नजर आता, तो ऑन संडे आफ्टरनून, ये पड़ा यहाँ से है ना, कितना है ये लिखने की जरूरत नहीं, ऑन संडे आफ्टरनून को क्या मिलता कि उसके दादा दादी, यहाँ से नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, इसका क्या लिखेंगे संडे आफ्टरनून को, हाँ ये रहा, द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेचिंग आउट ऑन द सोफा, यहाँ तक लिख दीजिएगा। ठीक है ना, अगला देखिए व्हाट डिड ग्रैंड मदर सजेस्टेड, दादी माँ ने क्या सजेस्ट किया, तो शी सजेस्टेड दैट शी शुड मेक हिम अ पिन कुशन फॉर अ गिफ्ट आउट ऑफ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल, टू वूम डज यू रेफर हियर टू, हियर रेफर टू ये किसके लिए आया है, यू, तो यू किसके लिए आया, इट रेफर्स हियर, यू किसके लिए, केजिया, रेफर्स फॉर केजिया, ये केजिया के लिए आया है, रेफर्स टू केजिया, केजिया के लिए आया है। ठीक है ना, अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड आउट ऑफ द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स गेज, गेज यानी होता है किसी चीज़ को लगातार देखना। ठीक है ना, तो इसके अंदर एक वर्ड आया था स्टेयर, ये रहा, स्टेयर यानी भी होता है घूमना, लगातार किसी चीज़ को देखना। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज अपोजिट लॉस्ट, लॉस्ट का अपोजिट, तो लॉस्ट का अपोजिट क्या होता है, लॉस्ट का अपोजिट होता है फाउंड। ठीक है ना, तो ये पड़ा फाउंड, लॉस्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा, फाउंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे पैसेज कंप्लीट हुआ, इसके बाद में जो आपके बुक के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, ध्यान से देखिएगा, आपसे 2-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें क्या होगा 30 मार्क्स में आंसर देना, टोटल 4 क्वेश्चन रहेंगे, उनमें से 2 करने हैं। ठीक है, अब जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी पे आपको एक सेपरेट वीडियो मिल जाएगा, इसलिए आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है ना, तो आपको जल्दी वो वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है ना, फिर आपको इस क्वेश्चन में क्या है 60 वर्ड्स में आंसर देना, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। फिर इम्पोर्टेंट जो आपके रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट है, इसको याद रख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट है, एग्ज़ाम में जो आने वाला है वो आपको मिल जाएंगे, जल्दी ही मिल जाएंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उससे अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेना, आपको वो ही पढ़ने हैं। ठीक है ना, एक्सप्लेनेशन रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, ठीक है ना, बहुत ही आसान रहेगा। उसके बाद में जो आपके क्वेश्चन है इस प्रकार से है क्या कि 2 क्वेश्चंस का आंसर देना है, 3 में से 2 का देना है, शॉर्ट में 2-2 मार्क्स का है। फिर एक बड़ा क्वेश्चन है, इसमें से 1 का देना 3 मार्क्स का है, और इसमें 4 क्वेश्चंस हैं और आपको क्या देना है, 2 का आंसर देना है। अब इन क्वेश्चंस में वो सारे दोनों बुक्स के क्वेश्चंस हैं वो शामिल है, आपकी जो बुक है बीहाइव और मोमेंट्स, उन दोनों के क्वेश्चन इसमें शामिल है। ठीक है ना, और पोइम के क्वेश्चन भी इसमें शामिल है ये। ठीक है ना, कहने का मतलब पूरा आपके पेपर ऐसा ही रहने वाला है, तो इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।